Students, how are you? Myself, Parveen Yadav, work, myself, Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the topic that is building blocks of .NET and features of .NET. It is the topic from the unit number 1 from BCA 6th semester and the subject is Introduction to .NET. बेसिकली हमारे पास हमने जो अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं डॉटनेट के बारे में, तो यहाँ पे इसका फ्रेमवर्क क्या क्या इसके बिल्डिंग ब्लॉक से मीन्स यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है उसको क्या क्या चीजों को यहाँ पे यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे इजीली एग्जीक्यूट करा पाते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो एक टूल हमारे पास ये हम बोले कि डॉटनेट प्लेटफॉर्म डॉटनेट फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें प्रोवाइड करा था टूल और टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मीन्स कि एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस भी, विंडोज एप्लीकेशन भी और आपकी एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हम एग्जीक्यूट या क्रिएट कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो चीजें रहेंगी, एक हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड द सेकंड वन इज डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या बेस क्लास लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमारे पास इसका ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो कितनी है, यहाँ पे VB, C++, C शार्प, J स्क्रिप्ट, J शार्प और ऐसे ही 70+ लैंग्वेजेस को डॉटनेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक है CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, उसके बाद जो चीजें यूज हो रही है वो ASP.NET है, उसके अंदर वेब सर्विसेज है, वेब फॉर्म्स है, यहाँ पे आपका विंडोज फॉर्म्स यूज हो रखी है, ADO.NET है जो कि डाटाबेस से रिलेटेड वर्क करती है हमारे पास। देन बेसिक क्लास लाइब्रेरी है जो कि हमने बात की डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, और फिर हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये जो आपका एक डायग्राम है हमारे पास, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कि क्या कुछ है, किस तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को हम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वेब का जो सिंटेक्स देखते हो वो डिफरेंट होता है, वहीं C++ का एक डिफरेंट सिंटेक्स फॉलो करता है, C शार्प एक अलग सिंटेक्स फॉलो करती है, J स्क्रिप्ट वो एक अपना अलग सिंटेक्स लिए, और ऐसे ही काफी सारी लैंग्वेजेस का अपना अलग अलग सिंटेक्स होता है कुछ की। अब इतना सारा जो सिंटैक्स है इनकी क्लास फाइल्स भी होंगी, लाइब्रेरी फाइल्स भी होंगी, किस तरीके से वो कोड कन्वर्ट करता है मेरा कंपाइलर, और कंपाइलर जब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो कोड है उसको कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से मेरा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मीन्स की नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है और वो सारी लैंग्वेजेस किस तरीके से मेरा एग्जीक्यूट हो रही है, वो सारा का हमारा इसके रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। बेसिकली CLR हमारे लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को इजीली कंपाइल करके हम एग्जीक्यूट करा सकें। तो यहाँ पे जो कोड रन होता है वो जो कोड रन होता है वो हमारे पास CLR के अंदर रन होता है, उस कोड को हम बोलते हैं मैनेज्ड कोड। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे कोई इतना बड़ा इश्यू होता नहीं है, तो प्रोग्रामर क्या करता है ना, तो प्रोग्रामर के लिए ये इशू है कि वो मैनेजिंग कर सके मेमोरी को इफ द प्रोग्राम आर रनिंग अंडर द CLR एज इट प्रोवाइड्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड थ्रेड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि वो CLR है वो हमारे पास यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट और थ्रेड मैनेजमेंट दोनों चीजों को वो मेंटेन करके रखता है। और हमने ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात भी की है कि किस तरीके से वो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने पास रखता है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको गार्बेज कलेक्टर के थ्रू वहां से पर्टिकुलर मेमोरी को फ्री करा देता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि when our program needs memory, CLR allocates the memory for scope and deallocates the memory if the scope is completed। मीन्स आपका एक कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक है वो अगर कंप्लीट हो गया तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मेमोरी को वो वहां से फ्री करा देगा, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो वहां पे मेमोरी को हम किसी दूसरे वर्क के लिए यूज कर सकते हैं।
लैंग्वेज कंपाइलर में हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाइलर्स है, जो कि सी का एक अलग कंपाइलर है, सी प्लस प्लस का एक अलग कंपाइलर है, वीबी का एक अलग अलग कंपाइलर है। तो वो जब सारा का सारा जो कोड है तो वो कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास एक कोड में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL, जो कि बाद में क्या होता है कि नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है, ये वाला जो आपका है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस, अभी एग्जांपल के लिए हम दो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एक जो यूजर है वो यहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म पे VB.NET पे काम कर रहा है, वहीं पे दूसरा जो यूजर है वो C# पे काम कर रहा है। दोनों के अलग अलग कंपाइलर है, तो C# अपना C# कंपाइलर पे रन कर रहा है प्रोग्राम, और जो VB पे वर्क कर रहा है वो VB.NET कंपाइलर पे रन कर रहा है। अब दोनों लैंग्वेजेस से जो कंपाइलर होगा वो एक कोड जनरेट करेगा, जिस कोड को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। वो कोड जनरेट होने के बाद वो मेरे पास जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम पर, और अब मेरा CLR या हम बोले जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके हमारे पास जो एक लास्ट जो कोड जनरेट होगा उस कोड में वो उस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास था बेसिकली CLR बेसिकली ये मीन्स है कि हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस से अलग अलग कोड्स आते हैं, अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग क्लास लाइब्रेरीज यूज हो रखी होती हैं। हर एक कंपाइलर पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करके एक MSIL कोड में कन्वर्ट कर देता है, देन CLR उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करके कंप्लीट कर देता है अपनी एग्जीक्यूशन मोड को। तो यहाँ पे हमारे पास नियरली 15 लैंग्वेज कंपाइलर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे यूज की हुई है, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास CLR के अंडर। डॉटलेट क्लास लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, जिसको कि हम बेस क्लास लाइब्रेरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि वही चीज की यहाँ पे हमारे पास VB के अंदर भी नंबर ऑफ मेथड्स थे, नंबर ऑफ क्लासेस वहां भी यूज की हैं। सेम केस में आप लोगों ने C# के अंदर भी नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ मेथड उसका यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो कुछ क्लासेस कुछ VB की क्लासेस अलग होंगी, कुछ C# की क्लासेस अलग होंगी। तो वो जो सारा काम है वो कहीं ना कहीं एक बेस क्लास लाइब्रेरी में स्टोर होता है मेरा। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास कि एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो VB की एप्लीकेशन हो चाहे वो C# की एप्लीकेशन हो, सभी के लिए वो मेरे पास कॉमन होती है। तो कुछ यहाँ पे जो फिक्स्ड हम लोगों ने, जब आप लोग रन करते हो तब आप लोग देखते भी हो विजुअल बेसिक को या C# को जब आप लोग रन करोगे तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन जो मिलता है वो विंडोज एप्लीकेशन का, कंसोल एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन के लिए XML वेब सर्विसेज, विंडोज वेब सर्विसेज और ऐसे नंबर ऑफ सर्विसेज के लिए आपको वहाँ पे वो ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। शॉर्ट में बोले तो डेवलपर जस्ट नीड टू इंपोर्ट द बेस क्लास लाइब्रेरी इन देयर लैंग्वेज कोड एंड यूज इट्स प्रीडिफाइंड सिंबल्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज टू इंप्लीमेंट कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस like reading, writing, database instruction, XML documentation, document manipulation and all। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमें वो पर्टिकुलर बेस क्लास लाइब्रेरी को एक्सेस करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर बेस क्लास लाइब्रेरी को हमें यूज करना पड़ेगा, और हम उस पर्टिकुलर बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर जितने भी उसके मेथड्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, उन सारी को हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड वन है CTS अगर हम बात करें तो सिंपल से आप ये समझ सकते हो कि हम लोगों ने, अगर मैं सिंपल नॉर्मल सा एग्जांपल दूं कि एक हमारे पास जो डाटा टाइप है वो हमने जब VB के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम कर रहे हैं डिम A एज इंटीजर, वहीं पे जब मैं C# में यूज कर रहा हूँ तो उसको एज C++ की तरह ही यूज करें इंटीजर A। तो दोनों में आपने देखा कि सिंटेक्स जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही चेंजेस है, तो वो चीज हमारे पास कॉमन टाइप सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, इट डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ डाटा टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस इन कॉमन। CTS ensure that the object written in different .NET language can interact with each other। इसी की वजह से क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती हमारे कंपाइलर के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों ने पर्टिकुलर डाटा टाइप को वहाँ पे क्रिएट किया है। For communicating between programs written in any .NET component languages, the types have to be compatible on the basic level। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होंगी, एक वैल्यू टाइप्स, एक रेफरेंस टाइप्स। बेसिकली यहाँ पे इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट यूनिट में आपका इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक आएगा दोबारा आपका वैल्यू टाइप्स, डाटा टाइप्स के अंदर की वैल्यू टाइप्स क्या है, रेफरेंस टाइप्स क्या है। तो वैल्यू टाइप में बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि वो डाटा टाइप्स या वो टाइप्स जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट डाटा को या उसकी इंस्टेंस ऑफ वैल्यू टाइप को हम डायरेक्टली स्टैक के अंदर उसको एलोकेट करा सकते हैं।
स्टैक, ठीक है। वैल्यू टाइप्स कैन बी बिल्ट इन और इम्प्लीमेंटेड बाय रन टाइम, यूजर डिफाइंड टाइप्स भी हो सकते हैं, इनोवेशंस भी हो सकती हैं। वहीं पे रेफरेंस जो टाइप है हमारे, उसको हम एज अ हीप की फॉर्मेट में स्टोर कराते हैं। तो वहीं यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि वैल्यू टाइप्स डायरेक्टली कंटेन देयर डाटा एंड इंस्टेंसेस ऑफ वैल्यू टाइप्स आर आइदर एलोकेटेड ऑन द स्टैक और एलोकेटेड इन द स्ट्रक्चर। वैल्यू टाइप्स हमारे पास इनबिल्ट भी हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है और इनएब्सेंस भी हो सकते हैं। रेफरेंस टाइप्स स्टोर आर रेफरेंस टू द वैल्यूज मेमोरी एड्रेस, ठीक है। रेफरेंस टाइप में बेसिकली क्या होगा कि जो वैल्यू जहाँ पे एड्रेस स्टोर, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही होगी इस मेमोरी एड्रेस में, उसको रेफर कर रहा होगा। तो ये हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पास वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स वर्क करते हैं। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो रेफरेंस टाइप्स आपके हैं वो सारे के सारे एलोकेटेड होते हैं ऑन हीप के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से रेफरेंस टाइप्स हैं, स्प्लिट इनटू एरेज, क्लास टाइप्स, उसके बाद बॉक्स्ड वैल्यू टाइप्स और डेलीगेट्स वगैरह जो नेक्स्ट आपका आएगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ आपका CLS, इट्स सबसेट, ये हमारे पास CTS का टाइप है, सबसेट बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स है इसके CLS के जो कि हमें फॉलो करना होते हैं, जिसमें कि हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हमारा सही होना चाहिए। यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स हैं, और मेन चीज वही है कि यहाँ पे ये हमारे पास सब पार्ट है या सबसेट है मेरे पास CTS का। CLS इज अ सबसेट ऑफ अ CTS। तो जो कॉमन टाइप सिस्टम हमारे पास वहां पे कर रहा होगा वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ पे CLS भी फुलफिल उस चीज को करेगा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ .NET। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट फीचर हमने मेंशन किया वो है रिच फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बुक्स। यहाँ पे आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ क्लासेस, हमने बेस क्लास लाइब्रेरी की बात की, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस की अलग अलग लाइब्रेरीज भी होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, तो हर एक लाइब्रेरी फाइल कोई ना कोई डाटा अपने पास, कोई ना कोई फाइल, कोई ना कोई इस टाइप की चीजें, मेथड, फंक्शंस वगैरह को इंक्लूड रखी होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, वो चाहे आपके इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो, नेटवर्क कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, तो आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी में वो चीजें मिलती है। और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है जिसको नंबर ऑफ फाइल्स को यहाँ पे उसने यूज करते हैं हम लोग। सेकंड है इजी डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस, मींस यहाँ पे क्या है कि हमने बात की जैसे ASP.NET है, VB.NET है, आपकी C# पे, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज करके इजीली यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम भी है, आपका कोडिंग सिस्टम भी है। तो आपके पास यहाँ पे लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज .NET ने प्रोवाइड की हुई है कि सो डेट प्रोग्रामर को इजी हो कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ओप्स को सपोर्ट करता है, ओप्स के जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर्स मेरे पास .NET जो आपका प्लेटफॉर्म है वो सारी फीचर्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे the advantage of object are well known. .NET provides a fully object oriented environment. ठीक है, language like Visual Basic .NET now support many of the object oriented features that were lacking traditionally. स्टार्टिंग में जो यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को भी कम सपोर्ट करता था। इवन प्रिमिटिव टाइप्स लाइक इंटीजर एंड कैरेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमारे पास C++ के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपके पास मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, ये हमने बताया कि नियरली 70 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इतना कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि मान लो सपोज करो कि अगर एक पर्टिकुलर यूजर को C++ आती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे C# के प्रोग्राम भी इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो VB के प्रोग्राम्स भी इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसको जिस जावास्क्रिप्ट आती है वो यहाँ पे आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उनको भी यहाँ पे वो इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो यहाँ पे एक तो कॉस्ट ऑफ जो ट्रेनिंग की है वो बढ़ जाती है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन भी किया हुआ है कि इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ दिस नेचुरल लैंग्वेज, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग कर्व वगैरह जो होगी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है हमारी। मल्टी डिवाइसेस सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आपने देखिए एप्लीकेशन से यहाँ पे वेब बेस्ड भी थी, XML बेस्ड भी थी, विंडोज बेस्ड भी थी, कंसोल बेस्ड भी थी। तो वो वहाँ पे सारी की सारी चीजों को मल्टी डिवाइसेस सपोर्ट हमारे पास, मल्टी डिवाइस को सपोर्ट करती है मेरे पास .NET।
उसके बाद ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा गार्बेज कलेक्टर टेक्निक है, जिसके थ्रू हमारे पास जो जिस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मेरे प्रोग्राम को या मेरे कंपाइलर को नहीं है, उस पर्टिकुलर स्पेस को बाय यूजिंग गार्बेज कलेक्टर टेक्निक और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जो कि हम बात कर रहे हैं, उसके थ्रू उस पर्टिकुलर स्पेस को फ्री कराया जाता है, सो दैट वो पर्टिकुलर स्पेस किसी और कोड ऑफ ब्लॉक के लिए वर्किंग में लिया जा सके। स्ट्रॉन्ग एक्सएमएल सपोर्ट, क्योंकि आज के टाइम में जो भी एक्सएमएल का नंबर, एक्सएमएल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में एक्सएमएल आपका ये जो एक्सएमएल से रिगार्डिंग है, एचटीटीपी है, और ये आपकी जो बाकी लैंग्वेजेस उनका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे जो डॉटनेट है वो हमारे पास एक्सएमएल को भी सपोर्ट करती है। 8 हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे विंडोज प्लेटफॉर्म वाज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड फॉर पुअर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। से विंडोज का हम जिस भी डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि हमारे पास जो विंडोज की सिक्योरिटी वो क्या है, पुअर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉटनेट प्लेटफॉर्म में विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कोशिशें की हैं सो डेट की इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सिक्योर किया जाए, सो डेट कि वहां पे कुछ ना कुछ जो लैकिंग ऑफ इश्यूज, लैकिंग ऑफ सिक्योरिटी वो यहाँ पे ना रहे। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बेस्ट किया गया है, एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा सिक्योर किया गया है यहाँ पे, और जो कोड एक्सेस की सिक्योरिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग की गई है। तो ये आपके फीचर्स हुए हैं और आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ डॉट नेट का।